दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज इस एपिसोड को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे जॉइंट पेन मैनेजमेंट के ऊपर। कहीं ना कहीं हम सब लोग इस जॉइंट पेन से ग्रस्त हैं, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, एडल्ट पॉपुलेशन हो या खासकर हमारे सीनियर सिटीजन हो। तो आज हम बात करेंगे कि इस जॉइंट पेन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो सर्जिकली सर्जिकली भी। हमारे बीच जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन, जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट और स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर अतुल एम भारद्वाज जी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस अवेयरनेस प्रोग्राम में। नमस्कार जी। सर, जैसा कि हम बात करते हैं जॉइंट पेन के ऊपर, अगर हम एक वेग टर्म में बात करें कि हाँ जोड़ों का दर्द है, जॉइंट पेन है, आप जॉइंट पेन को डिफाइन कैसे करेंगे? सर एक हमें जॉइंट पेन को समझने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि एक जॉइंट क्या चीज़ है। एक जॉइंट जो है यानी कि जोड़ हमारी जो बॉडी में बनता है उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। जैसे आप ये घुटने का मॉडल देखेंगे तो उसमें ये दोनों हड्डी है। उसके अलावा हड्डी के साथ ये मसल है, मसल के साथ ये टेंडन है। ये आप देख रहे हैं तो ये दोनों तरफ ये लिगामेंट्स हैं हमारे। इसके अलावा बीच में जो ये ब्लू कलर का है ये हमारा कार्टिलेज है। तो ये सारे जो कंपोनेंट हैं ये मिला के एक जॉइंट बनता है। तो इनमें से अगर किसी भी चीज में प्रॉब्लम होगी तो वो आपको पेन करके मैनिफेस्ट करेगी, जिसको कि हम जॉइंट पेन कहते हैं। ओके सर, आज का जैसे हम बात कर रहे हैं नी पेन के ऊपर, तो अगर हम पेन को डिफाइन करें तो नी जॉइंट जो है, उसमें रीजन हो सकते हैं, कॉजेज हो सकते हैं कि हमारे नी में एक नी का पेन जो है, मतलब एक बहुत ही कॉमन चीज है। मैं चाहता हूँ कि नी पेन किसको कहेंगे कि हाँ इस चीज को पर्टिकुलर हम नी पेन कह सकते हैं। ओके, तो सर हमें ये समझना जरूरी है कि इसमें ना हमारे जो पेन होता है जॉइंट में वो तीन तरह का पेन होता है। एक होता है अक्यूट पेन, एक होता है क्रॉनिक पेन, एक होता है अक्यूट ऑन क्रॉनिक पेन। अक्यूट पेन मतलब जो कि हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन का है, लेस देन 4 to 6 वीक्स। दूसरा जो होता है हमारा मोर देन 6 वीक्स ड्यूरेशन। और तीसरा जो होता है जो लॉन्ग ड्यूरेशन से चल के आ रहा है, लेकिन एकदम से उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे अक्यूट पेन यानी कि आप एकदम से सो के उठे या आप चल रहे हैं फिर रहे हैं और एकदम से आपको पेन हो गया, तो वो हो गया हमारा अक्यूट पेन। जिसके कारण मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे कि आपको चोट लग गई हो, आपके अंदर जो मैंने आपको दिखाया था आपके लिगामेंट फट गए हो, आपके कुशन में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, आपका पैर मुड़ गया, आपको फ्रैक्चर हो गए, आपको मसल या लिगामेंट में इंजरी हो गई। ये हो गया हमारा अक्यूट पेन। दूसरा जो पेन होता है हमारा वो होता है क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक पेन मतलब जो लंबे समय से चल के आ रहा है। तो इसमें क्या रीजंस हैं कि जैसे कि आपका घुटने का आर्थराइटिस। आर्थराइटिस भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम गठिया बोल देते हैं। दूसरी चीज यूरिक एसिड की वजह से जो आर्थराइटिस आता है। तीसरा जो हमारा एज रिलेटेड डीजनरेटिव आर्थराइटिस है। ये होते हैं क्रॉनिक आर्थराइटिस के कॉजेस। अब इसमें आते हैं कुछ अक्यूट ऑन क्रॉनिक आर्थराइटिस। वो क्या होता है, जैसे आपका घुटने का दर्द पिछले 3 साल 5 साल से लगातार चल रहा है, एज रिलेटेड, और वो आपने बीच में मेडिसिन ले लिया, वो आपका ठीक हो गया है, लेकिन एकदम से आप उठेंगे और बिना कोई चोट के बिना किसी चीज के आपको वो दर्द फिर से शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना जरूरी है कि इन तीनों चीजों में से जो पेन आ रहा है हमारा, वो अक्यूट है, क्रॉनिक है, या अक्यूट ऑन क्रॉनिक आर्थराइटिस है। सर, जैसा आपने इस बताया कि एक्यूट है या क्रॉनिक है, तो इसको जज करने के लिए कोई डायग्नोसिस भी है कि हाँ पता चल जाए कि हाँ ये पेन एक्यूट है, ये पेन क्रॉनिक है, या ये पेन यूरिक एसिड से जुड़ा हुआ है? क्या ऐसे ट्रीटमेंट या डायग्नोस्टिक्स अवेलेबल है? इसमें सर ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इम्पोर्टेंट इज हिस्ट्री, कि पेशेंट को कब से दिक्कत हो रही है, कितने समय से दिक्कत हो रही है, क्या उसको कोई चोट तो नहीं लगी है, या उसका घुटना मुड़ा तो नहीं है। नंबर टू, हिस्ट्री के अलावा जब पेशेंट हमारे पास ऐसे मैनिफेस्ट करता है तो साथ में हम एग्जामिन करके ये देखते हैं कि घुटने की मूवमेंट में कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, यानी हमारा घुटना कहीं अटक तो नहीं रहा है। तीसरी चीज हम देखते हैं कि पेशेंट को फीवर तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, और दबाने पे दर्द तो नहीं हो रहा है। चौथी चीज हम एक्सरे करवा के देखते हैं कि जो हमारे, अगर हमारा डीजनरेटिव आर्थराइटिस होगा एज रिलेटेड, तो जो ये हमारे दोनों बोन्स हैं इनके बीच की जो स्पेस है वो हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे बीच के कुशन है वो घिसने लग जाएंगे। वहीं कुछ केसेस में जब हमें लग रहा है कि नहीं हमारा डायग्नोसिस क्लियर नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हमको एमआरआई करके देखना पड़ता है कि आपका कौन सा कुशन फटा हुआ है, कौन सा लिगामेंट फटा हुआ है, कौन सा कार्टिलेज फटा हुआ है। तो सर, उसका जो ट्रीटमेंट होगा, क्या जरूरी है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट हो या नॉन सर्जिकल भी हो सकता है?
ओके, तो हम सिर्फ डीजनरेटिव आर्थराइटिस के बारे में बताता हूँ फिर मैं आपको, कि जैसे कि जो आज सबसे कॉमन है वो है एज रिलेटेड आर्थराइटिस। कुछ लोगों को 50 साल की उम्र पे घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है, कुछ को 60 में होता है, कुछ को 70 होता है। उसमें कुछ आपके खाने पीने पे डिपेंड करता है, कुछ आपके जेनेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना होता है कि जो आपका आर्थराइटिस एज रिलेटेड आ रहा है, एक बार हमने डायग्नोज कर लिया कि भाई बाकी सारी चीजों को हम एक्सक्लूड कर चुके हैं, अब सिर्फ आपका डायग्नोसिस है एज रिलेटेड आर्थराइटिस। तो उसमें हमें करेक्टिव चीजें होती हैं जिनको हम ठीक करके उस चीज को हम स्लो डाउन कर सकते हैं, या उस प्रोग्रेशन जो हो रहा है डिजीज का उसको आप स्टॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये समझना जरूरी है कि ये आर्थराइटिस है, दिस इज कॉल्ड एज डीजनरेटिव आर्थराइटिस। एक बच्चा होता है, जब वो बड़ा होता है तो उसकी ग्रोथ होती रहती है। एक एज के बाद 18 टू 20 के बाद हमारी ग्रोथ स्टैटिक हो जाती है, और उसके बाद हमारी ग्रोथ जो है वो डाउन होती चली जाती है। तो इसके साथ साथ हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि जो हमारी बोन्स हैं, हमारी यंग एज में हमारी बोन्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। आपने सुना होगा कि कोई यंग एज का आदमी अगर गिर जाता है, बच्चा गिरता है, उसे कुछ भी नहीं होता। लेकिन जी वहीं पे अगर एक बुजुर्ग अपने बाथरूम में गिर जाए चलते हुए, तो उसको कूल्हे में फ्रैक्चर हो जाता है, उसके रिस्ट में फ्रैक्चर हो जाता है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारे बोन के अंदर हमारा कैल्शियम कंटेंट था वो हमारा कम हो गया है। सेकेंडली, जो हमारी मसल्स थी, यानी कि जो हमारी बोन्स और मसल्स दोनों हमारे जॉइंट का लोड ले रही थी, अब बोन के अंदर कैल्शियम कम हो गया और जो हमारी मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं। तो इस कारण से हमारा जो जॉइंट है उस पे लोड पड़ रहा है। पहली चीज ये हो गई है। तो यानी कि जो मैं बता रहा हूं, जो आपका अगर जॉइंट में आर्थराइटिस हो रहा है उसके मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं। बोन के कारण, मसल के कारण, कार्टिलेज के कारण, और जो बीच में कुशन है उसके कारण। तो सबसे पहले तो आप कोशिश ये करेंगे कि पेशेंट को सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी डाइट सुधारिए, कैल्शियम लीजिए, विटामिन डी लीजिए, जिससे कि आपकी जो बोन्स हैं वो आपकी मजबूत बने। अगर आपकी बोन कमजोर हो जाएंगी ये, तो ऑटोमेटिकली आपके जॉइंट पे ज्यादा लोड पड़ने वाला है। एक बार हमने बोन्स को देख लिया, सेकंड लेवल होता है हमारा ट्रीट करना, कि आप अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ मल्टीविटामिन एडवाइस किए जाते हैं आपको। उसके अलावा आपने अगर सुना होगा या देखा होगा, आप कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे या थेरेपिस्ट के पास, वो सबसे पहले आपको क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताएंगे। यानी कि आप क्या कीजिए, आप अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन कीजिए। अगर आपकी मसल स्ट्रांग हो जाएंगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो आपका बोन पे लोड है और जो जॉइंट पे लोड है वो कम हो जाएगा। तो फर्स्ट लेवल पे हमें बोन स्ट्रेंथनिंग करनी होती है, सेकंड लेवल पे हमको मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग करनी होती है। अब हम आ जाते हैं थर्ड लेवल पे, यानी कि जो जॉइंट के अंदर है। अब हमारी बॉडी में जो जॉइंट बनता है वो कैसे बनता है, कि अगर आप ये देखेंगे तो बीच में ये कुशन है बीच में। यानी कि जैसे कि हमारे घर पे सोफे हैं, सोफे के ऊपर कुशन होते हैं, उन जी कुशन की अपनी एक लाइफ होती है। एक लाइफ के बाद क्या होता है, वो कुशन हमारे धीरे धीरे दबने लग जाते हैं और एक पॉइंट के बाद पूरी तरह से अंदर धस जाते हैं। फिर जो स्प्रिंग है वो चुभने लग जाते हैं। जी उसी तरह हमारा जो जॉइंट का आर्थराइटिस है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 से प्रोग्रेस करता चला जाता है। उसका रीजन क्या है? बोन वीक हो गई है, मसल वीक हो गई है, साथ में जो हमारे जॉइंट के अंदर ग्रीस है, साइनोवियल फ्लूइड है जिसको हम ग्रीस कहते हैं, वो क्या है, कम होने लग गया। तो उसके कम होने के कारण जो जॉइंट मूवमेंट हो रहा है उसमें एक हाई लेवल की फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है। इट इज लाइक जैसे आप अपने कार में आप हर 6 महीने में, 1 साल में सर्विस करके आप ऑयल चेंज करवा देते हैं, ताकि जो हमारे सस्पेंशन है वो बिल्कुल सही तरह से चलेंगे। तो एक लेवल के बाद जाके वो ऑयल खत्म होने लग जाता है। वो लुब्रिकेशन सेकेंडली जिसे वो कहते हैं ऑयल, कि लुब्रिकेशन हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। तो जी वो लुब्रिकेशन हमारा खत्म होने लग जाता है। जी उसके अलावा जब वो लुब्रिकेशन खत्म होगा, तो ये जो आप ब्लू सरफेस देख रहे हैं ये हमारा कार्टिलेज है। जी यानी कि जो बोन के ऊपर की कवरिंग है ये कार्टिलेज है। तो धीरे धीरे जब हमारा लुब्रिकेशन खत्म हो रहा है, तो इस कार्टिलेज को जो नरिशमेंट मिल रही है वो उस लुब्रिकेशन के साथ खत्म होने लग जाती है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे, हमारी बोन वीक हो रही है जिसकी हम स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, हमारी मसल वीक हो रही है, हमारे कार्टिलेज को नरिशमेंट नहीं मिल रही है जिस कारण से वो डीजनरेट होना शुरू हो गया है, हमारा ग्रीस बनना बंद हो गया है, उस वजह से हमारे जो कुशन है वो खराब होने लग गए हैं। तो जैसे कि जो पहले बोन और मसल का तो हमने ऑलरेडी बता दिया आपको कि क्या क्या है ट्रीटमेंट। सर, ये तो आपने बात करी एज रिलेटेड आर्थराइटिस के ऊपर। आजकल हम देख सकते हैं कि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है, खासकर जैसे जो कॉल सेंटर्स में जॉब कर रहे हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है यंग एज,
यंग एज में आर्थराइटिस इतना क्यों देखा जा रहा है, या यंग एज में इतना नी पेन के इश्यूज क्यों आ रहे हैं? क्या लाइफस्टाइल की वजह से आ रहे हैं, या हमारी बैड लाइफस्टाइल बन चुका है? क्या रीजन हो सकता है सर? हाँ जी सर, जो हमारा बैड लाइफस्टाइल है, जो हमारी रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स हैं हमारी, जो हमारी डाइट में हमारा लो कैल्शियम इंटेक है, लो विटामिन डी, विटामिन बी 12 इंटेक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी बोन स्ट्रांग नहीं है तो वो आपकी जो जॉइंट्स और मसल का लोड नहीं ले पाएंगी। तो उस कारण से जो आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि अगर आप हमसे 2 जनरेशन पहले के लोग देखेंगे तो उनको इवन 70 की एज पे भी उनके घुटने बिल्कुल सही चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल फिर सर। आप नेक्स्ट जनरेशन देखेंगे तो अगर आप उसके बाद देखेंगे तो 60 की एज पे उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो रही है। लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि ऑलमोस्ट 35 टू 40 की एज पे भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है हमारी। जी, तो ये दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, या हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी कम हो गई है उसकी वजह से, कुछ हमारा खाने पीने की वजह से भी हो सकता सर इसके मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जैसे कि आप मान लीजिए, मैं थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में बोलूंगा है? जी कि नॉर्मली जो हमारे एंसेस्टर्स थे, अगर आप देखेंगे हम इंडियंस के, यूजुअली अगर आप पहले किसी के घर जाते थे तो आपको इतना बड़ा ग्लास दूध का पिलाते थे, जी फिर वो बिल्कुल इतना सर। छोटा हुआ, फिर वो इतना छोटा हुआ, फिर वो जी धीरे बिल्कुल। धीरे एक चाय हो गई, फिर वो ग्रीन टी हो गई वो। जी बिल्कुल सर। लेकिन जो आपकी डाइट थी, तो जो हमारी बेसिक डाइट थी, इट वाज अ वेजिटेरियन डाइट। अगर आप कंपेयर करेंगे फॉरेनर से तो उनकी जो डाइट है, इट कंसिस्ट ऑफ बीफ एंड पोर्क। तो उनको सारा का सारा कैल्शियम जो है, प्रोटीन है, विटामिन है, वो उनको उससे मिल रहा है। ओके। तो एनीवेज आई थिंक डाइट का बहुत बड़ा रोल है, तभी हम कहते थे कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे सेकेंडली, लोगों ने बहुत अच्छी खुराक खाई है, तभी वो आज तक चल रहे हैं, उनके जॉइंट्स मजबूत हैं, हम तभी सुनते हैं। जी। अच्छा, एनीवे सर, सर एक बात बताइए, हर फील्ड में बहुत एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं। अगर हम ऑर्थोपेडिक्स की बात करें या मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करूं, सर जॉइंट रिप्लेसमेंट्स में क्या एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं, क्या टेक्नोलॉजी, क्या लेटेस्ट मोडेलिटीज आ चुकी हैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में? यहाँ मैं चाहूंगा आप सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों बताएं। ओके, ठीक है सर, तो पहले हम नॉन सर्जिकल डिस्कस करेंगे इसमें। तो जैसे कि मैंने आपको इनिशियल लेवल पे बता दिया कि फर्स्ट जो हमारा है वो कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी 12, उन सबको सप्लीमेंट करना हमारा जो बेसिक प्रायोरिटी है, ताकि आप उस चीज के प्रोग्रेशन को रोक दें। सेकेंड लेवल पे हमारा ये आता है कि जो हमारा ग्रीस यानी साइनोवियल फ्लूइड लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है, हमें उसे रिप्लेनिश करने की जरूरत है। अब इसमें हम इनिशियल लेवल पे देते हैं मेडिसिन। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो ग्रीस बनने में मदद करती हैं, और वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं जिससे ग्रीस या साइनोवियल फ्लूइड बनता है हमारा। बेसिक लेवल पे जब हमने वो दे दी है, उसके बाद भी अगर हमें लग रहा है कि हमारे पेशेंट ठीक नहीं हो रहे हैं, तो फिर हम आते हैं घुटने में इंजेक्शन का जो ऑप्शन है। तो एक मैं चीज जरूर बताना चाहूंगा कि इंजेक्शन के बारे में लोगों का बहुत गलत कंसेप्शन है कि इंजेक्शन लगाने के बाद आपके घुटने खराब हो जाते हैं। कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि जो घुटने में इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो 3 तरह के होते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि आप उसमें से कौन सा इंजेक्शन लगवा रहे हैं। पहला जो इंजेक्शन है वो होता है स्टेरॉयड का। मैक्सिमम जगह पे हम स्टेरॉयड के इंजेक्शन लगाते हैं अक्यूट पेन में, यानी कि जब पेशेंट को भयंकर पेन हो रहा है और पेशेंट हमारे पास परेशान होकर आता है, तो हम उसको स्टेरॉयड का इंजेक्शन लगाते हैं। स्टेरॉयड कैसे वर्क करता है? स्टेरॉयड आपके जो अंदर इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसको कम कर रहा है। लेकिन स्टेरॉयड एक एसिड की तरह होता है, जो क्या करेगा कि अगर मान लीजिए आपकी कोई एरिया है जो खराब हो गई है, आप उसको एसिड से साफ करेंगे तो वो साफ तो हो जाएगा, लेकिन जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो जाएगी। तो ठीक है सही सर। मायने में बताएं तो मैंने ऑलमोस्ट लास्ट 3 साल से घुटने में कोई स्टेरॉयड का इंजेक्शन नहीं लगाया है। मैंने वो ओके। इंजेक्शन लगाने बंद कर दिए हैं। हाँ जी। सेकेंडली, जो दूसरे तरह का इंजेक्शन है वो है हमारा लुब्रिकेशन का, जिसको हम विस्को सप्लीमेंटेशन कहते हैं। उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि उसमें जो इंजेक्शन आते हैं वो आपको एक आर्टिफिशियल सोर्स से बना के लगाए जाते हैं। तो ओके। वो जो आर्टिफिशियल सोर्स होता है, हाँ जी, तो वो क्या करता है कि वो आपके ग्रीस को रिप्लेनिश कर देता है, यानी कि एक थोड़े टाइम के लिए आपके अंदर ऑयल डाल दिया गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल, तो आपका 1 साल तक आपका जो घुटना है वो नॉर्मली फंक्शनिंग करेगा। उसके अपने एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं। एज कंपेयर टू स्टेरॉयड, इट इज मच सेफर। ओके। लेकिन हाँ, लेकिन जो उसका एडवर्स इफेक्ट जो उसका हम देखते हैं, इट इज फ्रॉम अ आर्टिफिशियल सोर्स, यानी कि वो एनिमल सोर्स से बनाया जाता है। ओके।
ओके सर। तो कुछ पेशेंट्स को उससे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि उससे रिएक्शन भी हो सकता है, जो हमारा लुब्रिकेशन है उसका। तो ओके। अब जो हमारी नई थेरेपी आई है, दैट इज द मोस्ट एडवांस, इज द रीजनरेटिव मेडिसिन थेरेपी विच इज गोइंग ऑन एज ऑफ नाउ। तो मैं वापस से अगर पीछे चलता हूं, तो अप टू 2000 एवरीवन यूज्ड टू पुट ओनली स्टेरॉयड इंजेक्शन। 2005 के बाद हमारे जो विस्को सप्लीमेंटेशन के इंजेक्शन आ गए थे, जो कि 5 इंजेक्शन लगाए जाते थे एट 3 वीक्स इंटरवल। उसके बाद वो 5 वाला कॉन्सेप्ट चेंज होके 3 इंजेक्शन आने लग गए एट 1 मंथ इंटरवल। फिर वो चीज बंद करके सिंगल शॉट का इंजेक्शन कर दिया। तो 2015 तक स्टेरॉइड के साथ विस्को सप्लीमेंटेशन के इंजेक्शन भी लग रहे थे। अब 2015 में न्यू रिसर्च स्टार्टेड, जिसमें कि वो क्या करते हैं, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, वो आपके नी में इंजेक्ट किया जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या है एज कंपेयर टू विस्को सप्लीमेंटेशन, कि ये एनिमल सोर्स से नहीं बनाया जाता है, तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे व्हाट इज पीआरपी एंड ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी, उसमें क्या होता है, पेशेंट का ही ब्लड निकाला जाता है और उस ब्लड के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, साथ में प्लेटलेट्स होते हैं, फाइब्रिन ड्राइड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जो कि आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं। तो ऑलमोस्ट अराउंड 20 to 40 ml ब्लड निकाल के थ्रू स्पेसिफिक किट्स उसको प्रिपेयर किया जाता है। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल अगर हम 40 ml ब्लड निकालेंगे, तो उसमें से अराउंड 2 ml आपका जो है कॉन्सेंट्रेट प्रिपेयर होगा और वो फिर आपके नी जॉइंट में इंजेक्ट किया जाएगा। तो इसके जो बेनिफिट हैं, वो ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके खुद के ब्लड से बनाया जा रहा है, तो ये आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं करेगा। नंबर 2, क्योंकि आपके खुद के ब्लड से बना के लगा रहे हैं, तो इवन जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है यानी शुगर है, उनको भी ये लगाया जा सकता है बिना किसी साइड इफेक्ट के। ओके। हाँ जी। तो एज ऑफ नाउ दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड पीआरपी ओब्लिक जीएफसी थेरेपी जो हम सर्जरी से पहले पेशेंट में दी जा सकती है। सर ये जो आपने अभी पीआरपी थेरेपी बोली या रीजनरेटिव थेरेपी, ये जो रीग्रोथ थेरेपी है ये सेम है? इज इट द सेम? हाँ, इट इज द सेम थेरेपी सर। ओके 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 ओके। सो ये तो हो गया हमारा नॉन सर्जिकल्स। तो सर किस केस में आपको लगता है कि हाँ अब नॉन सर्जिकल्स ऑप्शंस भी काम नहीं कर रहे, अब तो सर्जिकल ही, हु इज द राइट कैंडिडेट फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी? ओके, तो इसमें मेरा एक बहुत ही फिक्स क्वेश्चन है जो मैं अपने पेशेंट से पूछता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं डिसाइड नहीं करूंगा पेशेंट के लिए कि उसको सर्जरी चाहिए या नहीं चाहिए। कई बार हम एक्सरेस में ये देखते हैं कि पेशेंट का घुटना जो है बहुत बुरी तरह से खराब है, लेकिन पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मतलब तो क्लिनिकली वो फर्स्ट ऑफ ठीक है, ऑल, क्लिनिकली पेशेंट ठीक है। क्लिनिकली भी ठीक है और साइकोलॉजिकली ही इज हैप्पी। यस सर। यानी मल्टीपल चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। सी यस सर। लाइक यस जस्ट सर। टू कंपेयर, एक तरफ में, हाँ, यानी आप जैसे आपने मुझसे पूछा कि कौन सा ऐसा पेशेंट है जिसको मैं सर्जरी एडवाइस करूंगा। बिल्कुल। एक तरफ आपके पास एक 75 साल के जेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि सर मेरी आज की एक्टिविटी ये है कि मैं हर सुबह शॉप पे जाता हूँ और मुझे शॉप पे जाना ही है, ठीक है, और मेरे को पेन हो रहा है, तो बताइए मैं क्या करूं। एक मेरे पास जी ऐसे पेशेंट हैं और दूसरे जी। पेशेंट मेरे पास ऐसे हैं जो 70 साल पे मुझे कह रहे हैं कि जी मैं कोई काम वाम नहीं करता, घर पे अपने पोते पोतियों के साथ खेलता हूँ, सुबह मंदिर जाता हूँ और थोड़ी देर योगा कर लेता हूँ। तो इन दोनों पेशेंट में से कौन सा पेशेंट सर्जरी बताएगा, बताइए आप। ये तो अब मतलब एक बहुत बड़ा breaking है। दोनों का देखा जाए तो रूटीन अच्छा है अपनी तरफ से, मगर मेरे को लगता है कि जो 75 वाले हैं शायद वो होंगे कैंडिडेट शायद। एग्जैक्टली, ही इज द कैंडिडेट फॉर सर्जरी। यानी ओके। कि आपकी जो प्रॉब्लम है, कुछ फैक्टर्स जैसे क्या है कि क्या आपको लगातार पेन हो रहा है, क्या आपको 24 घंटे पेन हो रहा है, क्या आपके पेन की वजह से आपको रोज 1 या 2 पेन किलर खानी पड़ रही है, क्या आपका पेन इतना सीवियर है कि आपकी जो नींद है वो खराब हो रही है, और पांचवा, क्या आपकी रूटीन डेली एक्टिविटीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपकी ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, इनके सवाल हम पूछते हैं पेशेंट से। अगर पेशेंट ये कहता है कि हाँ जी मुझे रोज पेन किलर खानी पड़ रही है, मेरी नींद खराब हो रही है, मैं परेशान हो गया हूँ या हो गई हूँ, मुझे कहीं भी जाना पड़े मुझे रोना आ जाता है, तो जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं, फिर आप सर्जरी डेफिनेटली कराइए। वहीं अगर एक पेशेंट ये कह देते हैं कि भाई मैं तो इस लाइफ से खुश हूँ, मुझे टेंशन नहीं लेनी, ठीक है सर, फिर आप आराम करो, फिर आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है।
सर जैसे आपने बात की अभी नी आर्थराइटिस के ऊपर, अगर नी आर्थराइटिस को सपोज हम सर्जिकल बात ना करें और हम नॉन सर्जिकल बात करें, अगर नॉन सर्जिकल में भी हम अवॉइड करें या डिले करें तो क्या नी आर्थराइटिस और भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है, जैसे स्पाइन की या शाटिका पेन की, या और भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं पैरों में, या कुछ दिक्कत हो सकती है? सर ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे हमारे यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, कई बार पेशेंट ऐसे आते हैं, अभी परसों ही मेरे पास एक पेशेंट आए हैं, जिनको नी की प्रॉब्लम भी है और जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम भी है। तो पहले उनको स्पाइन नी की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, नी की प्रॉब्लम के कारण उनके घुटनों में टेढ़ापन आने लग गया और टेढ़ापन आने के कारण अब उनकी कमर खराब होने लग गई। तो एक पॉइंट पे हमें ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी अगर एक जॉइंट खराब हो रहा है, तो जो बाकी आपके ऊपर-नीचे के जॉइंट्स हैं, उन पे लोड पड़ रहा है और वो फिर आपके धीरे-धीरे खराब होने लग जाएँगे, यानी उनका वेयर एंड टेयर बहुत जल्दी होने लग जाएगा। तो ऐसे में डेफिनिटली आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो सर बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहेंगे, फिर आई थिंक वी आर गोइंग टू सम ऑफ द सेशन। सर जो ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे सपोज फिजियोथेरेपी हो गई, एक्यूप्रेशर हो गए, या और रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, ये कितने इफेक्टिव हैं, कितने कारगर हैं इन मेंटेनिंग द जॉइंट पेन मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू यू? सर यस सर, मैं कहूँगा ये सब बहुत ही इफेक्टिव मेथड्स हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ दीज़ मेथड्स एज़ वी से कि जो हमारी प्राइमरी चीज़ें हैं, बोन्स, मसल्स, लिगामेंट्स, वो चीज़ें हमारी स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है। बी इट फिजियोथेरेपी, बी इट योगा, बी इट आयुर्वेदा, बी इट एनी एक्यूपंक्चर थेरेपी, ये सारी चीज़ें हमारे जॉइंट को मजबूत करती हैं और जॉइंट पे से लोड हटाती हैं, यानी कि जॉइंट को स्टिमुलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फिजियोथेरेपी में जब आप हॉट पैक्स लगाते हैं, तो आपकी जॉइंट की ब्लड सप्लाई बढ़ती है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हर एक चीज का एक थ्रेशोल्ड होता है। जी यानी सर। कि ये सारी चीजें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ओए में आपके घुटने में बहुत अच्छा रिलीफ देंगे। और जब आप उस स्टेज के ऊपर चले गए, यानी आप स्टेज 4 में चले गए हैं, यानी कि ये जो आपका कार्टिलेज है ये खत्म हो चुका है, अब आपकी दोनों हड्डी घिस रही हैं, तो इट इज लाइक अब आप वो स्टेज में पहुंच चुके हैं कि या तो आप इस चीज को ड्रैग ऑन करें कि भाई हमें नहीं करनी सर्जरी और हम नहीं करवाना चाहते हैं, या फिर आप सर्जरी करवा लें। ओके, सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि अभी आपने बात की थी कुछ न्यूट्रिशन, विटामिन डी और कैल्शियम के ऊपर, आजकल बहुत ओटीसी ब्रांड्स अवेलेबल हैं सारे। सर क्या एक नॉर्मल वे में भी हम ले सकते हैं, या जरूरी कुछ प्रॉब्लम हो या करवाएं, हमारे में कुछ कमी है तभी हम लें, या हम जनरल सकते हैं फॉर फॉर जनरल फिटनेस? क्या मैं कैल्शियम खा रहा हूँ डेली, मैं 2 महीने तक कैल्शियम खा सकता हूँ, या मैं विटामिन डी का एक 8 हफ्ते का कोर्स कर रहा हूँ, 4 हफ्ते का, मैं कैजुअली भी कर सकता हूँ, या अंडर सब सुपरविजन ही करना चाहिए? हाँ, इसमें सर ये है, देखिए हम ये कहते हैं कि जो हमारे पेशेंट्स हैं, जैसे फीमेल्स में आफ्टर द मेनोपॉज यानी 45 टू 50 की एज में, और जेंट्स में 55 की एज में, यूजुअली जो आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है वो कम होने लग जाता है। तो ऐसे में हम रिकमेंड करते हैं कि आप डेली एक 500 mg की कैल्शियम ले लेंगे तो इट इज अ बेटर थिंग टू टेक। दैट इज नंबर वन। नंबर टू इज विटामिन डी आपका लो है, तो इट इज बेटर कि आप एक बार उसको टेस्ट करवा लें। वैसे देखा जाए तो विटामिन डी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन 45 टू 50 की एज के बाद अगर आप विटामिन डी सप्लीमेंट ले लेंगे तो कोई उसमें नुकसान नहीं है। तो ओके। जैसे मैं अपने काफ़ी पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ, कई बार हमारे सेटअप में ऐसे होता है कि पेशेंट एक बार आते हैं, फिर वो आगे आएँगे नहीं, क्योंकि उनके घुटने ठीक हो गए हैं, तो उनको आने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जी। मैं नॉर्मली उनको एडवाइस करता हूँ कि या तो आप दिन में 2 से 3 ग्लास दूध पीजिए, ठीक है? अगर आप 2 से 3 ग्लास दूध नहीं पी पा रहे हैं, तो 1 गोली कैल्शियम की आप रोज़ ले लीजिए, कोई नुकसान नहीं करेगी। दूसरी चीज़ विटामिन डी का मैं एक उनको कोर्स दे देता हूँ, यानी कि 10 से 12 सेशे का एक कोर्स दे दिया मैंने उनको। यानी कि 8 हफ्ते में मैंने उन या 6 हफ्ते में मैंने कह दिया कि हफ्ते में आप 2 सैशे ले लीजिए, इस तरह आप 12 ले लीजिए, और उसके बाद आप महीने की पहली तारीख को एक विटामिन डी का सैशे ले लीजिए। तो ओके। अगर महीने की पहली तारीख को आप ले रहे हैं, तो फिर वो आपकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। जहाँ तक यंग एज में बात आती है, यंग एज में हम प्रेफ़र ये करेंगे कि आप एक बार अपने टेस्ट करा लीजिए, और टेस्ट कराने के बाद ही अगर आप सप्लीमेंट लें तो इट इज़ बेटर। बेटर। उसमें अगर मान लीजिए हमने ओके, जी सर, बोलिए बोलिए। जी सर। हाँ, उसमें ये है कि अगर आपने अगर ऐसा यंग पर्सन 35 एज है अगर आपकी, और आप विटामिन डी ले रहे हैं, आपने 6 महीने विटामिन डी ले लिया, 1.5 महीने फिर आपने बंद कर दिया। 1 साल के बाद अगर आपको फिर लगे, तो इसका मतलब आपकी बॉडी एब्ज़ॉर्ब नहीं कर रही है, फिर आपको फ्रीक्वेंटली उसको लेना पड़ेगा आपको।
तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सर आपने, और आप हम चाहेंगे कि जाते जाते आप एक अच्छा सा मैसेज हमारी सोसाइटी को दीजिए ताकि हम अपने जॉइंट्स को हेल्दी रख सकें, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मैं फिट रहूं, हेल्दी रहूं, खासकर इस टाइम पे जो पेंडेमिक का टाइम चल रहा है। कैसे हम सारा दिन घर पे हैं, इनएक्टिव हो रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक एक क्या मैसेज आप सोसाइटी को देना चाहेंगे हर एक एज ग्रुप को, चाहे वो बच्चे भी आप देख सकते हैं बहुत आजकल ऑनलाइन है, सिटिंग बढ़ चुकी है, नी पे बच्चों में भी थोड़ा स्टिफनेस आ चुकी है, बॉडी की सब कुछ हो चुका है, तो क्या को, एडल्ट्स को, सीनियर सिटीजन्स को एक कॉमन आप बताएं। सर इट्स अ वेरी बेसिक थिंग कि आप सबसे पहले तो आप एक रेगुलर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कीजिए जो कि आपकी बॉडी की मोबिलिटी को मेंटेन रखे, आपकी बॉडी की ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन रखे, आपकी मसल्स और बोन्स को स्ट्रांग रखे। और सेकेंडली, आप वेजिटेरियन हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आपको आपकी डाइट अच्छे से पता है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप एक वेल नरिश डाइट लीजिए। सो डाइट and exercise is the main key to health, not only for the joints but for each and every part of our body. और ओवरऑल हेल्थ। Overall health, it's the key to your overall health. सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू डॉक्टर भारद्वाज, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमारी ऑडियंस को। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, और हम चाहते हैं सर हम आगे आपके साथ कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स बनाएं, जैसे हमने जॉइंट पेन की बात करी, आजकल के बहुत इशू देखते हैं, तो हम चाहते हैं शोल्डर पेन के ऊपर भी हम बनाएं, फिर सर्वाइकल है, फिर शाटिका पेन के ऊपर है, फिर कुछ जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसीज के बारे में लोग बहुत पूछते हैं, पीपल आर नॉट अवेयर। तो आई थिंक अभी इट्स नॉट द टाइम टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे आपके साथ। Yes sir. और दोस्तों किसी भी तरह का आपका जॉइंट पेन या आपका नी पेन का कंसर्न है तो प्लीज, या जिस भी डॉक्टर से आप कांटेक्ट में हैं उनसे टच में रहें, उससे लिंक में रहें, और जितना हो सके इस प्रॉब्लम से निजात पाएं। सो दिस इज जस्ट एन अवेयरनेस प्रोग्राम, ये कोई डिजीज के ऊपर या कोई एलिमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको डॉक्टर से कंसल्ट करके कंटिन्यू करें। एंड थैंक यू डॉक्टर भारद्वाज फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड सजेशंस। वी होप टू सी Thank you sir. with you in future also, and stay fit, stay healthy to all of you. God bless you all. Thank you sir. Thank you. Thank you everyone.